हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। पर्सनालिटी सीरीज के पार्ट 6A में आज हम लोग बात करेंगे ट्रेट थ्योरी में, जिसमें अल्बर्ट कैटल और नियो पाई आर आते हैं। देखिए ये जो ट्रेट एंड टाइप थ्योरी है, ये पार्ट 6A और 6B दो वीडियोज आपको मिलेंगे। तो स्पेशली जो क्योंकि दो सीरीज बांटा गया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो दो टुकड़े में स्टडी करेंगे। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेट थ्योरी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेट होता क्या है। देखिए बेसिकली जो ट्रेट होता है, ट्रेट इज स्टेबल परसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, ट्रेट क्या होता है? ट्रेट के बारे में कहा जाता है, ट्रेट स्टेबल होता है यानी कि स्थायी होता है, परसिस्टेंट होता है, टिकाऊ होता है, और स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम चलने वाला व्यवहार का एक अपना एक तरीका होता है, या जो उसका सील गुड होता है, उसी को ट्रेट कहा जाता है। इसका जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन की, आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। इसके पूरे जितने भी टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर, हैबिट और वैल्यूज, बाकी सबकी भी मैंने जानकारी दी है। आप पर्सनालिटी के इंट्रोडक्शन वाले पेपर में जाएंगे, वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ट्रेट के बारे में ये कहा जाता है कि भाई रिलेटिवली परमानेंट और स्टेबल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, तो ये जो होता है ये स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग होता है, कि मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, तो उसकी जो ईमानदारी है उसके पूरे व्यक्तित्व को वो दिखा रही है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति का सत्यनिष्ठा होना। अब जैसे यहाँ पर हरिश्चंद्र जी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि हरिश्चंद्र जी बहुत सत्यवादी थे, तो ये उनका ट्रेट हुआ। ठीक है, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी का था, तो ये सत्य और अहिंसा वाली जो बात थी, ये उनका महात्मा गांधी जी का ये ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें देखिए थ्योरीज किन किन लोगों की हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आते हैं अल्बर्ट की थ्योरी, रेमंड बी कैटल की थ्योरी और नियो पाई आर क्लासिफिकेशन। इसको दिया हुआ है मैक्रे एंड कोस्टा, मैक्रे एंड कोस्टा ने दिया है। तो ट्रेड थ्योरीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अल्बर्ट्स ट्रेड थ्योरी के बारे में। देखिए अल्बर्ट ने पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन दिया था, जो कि मैंने आप लोग को पहले डे में बताया था कि पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने एक डेफिनेशन और दिया था कि पर्सनालिटी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सेम डेफिनेशन है, उसमें बात करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट की। ठीक है, ये बात करते हैं यूनिक एडजस्टमेंट की, तो उन्होंने पूरे परिभाषा में इन्हीं तीन चीज़ों की बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर और उसकी यूनिक एडजस्टमेंट। ठीक है, और ट्रेट क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अल्बर्ट का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए पर्सनालिटी की फील्ड में, और इन्होंने क्या किया कि कई सारे ट्रेट्स फाइंड किए। आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि इन्होंने 17,953 टाइप के ट्रेड्स फाइंड किए। जी हाँ, थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन इन्होंने ये फाइंड किया था। लेकिन हुआ क्या कि सब मेजरेबल नहीं थे, तो ये इन फ्यूचर चल के फिर ये केवल 4,050 ट्रेड ऐसे थे जिसको फाइंड आउट किया जा सकता था, या जिसका मेजरमेंट किया जा सकता। तो ओनली 4,050 नंबर्स और ऑफ ट्रेड्स इज मेजरेबल। ठीक है, फाउंडेड बाय अल्बर्ट। तो उसमें क्या था कि भाई बहुत सारे थे, जैसे कि सामर्थ्यता, काल्पनिकता मतलब पंचुअलिटी है, विगरनेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और अल्बर्ट ने ये कहा कि जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉमन ट्रेड, कॉमन ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड। देखिए कहीं कहीं आपको ये कॉमन ट्रेड्स और डिस्पोजिशन भी सुनने को मिल सकता है, इंडिविजुअल ट्रेड और डिस्पोजिशनल। इसको पर्सनल ट्रेड भी बोला जाता है। देखिए एक चीज़ एडिशनली मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं डिस्पोजिशनल थ्योरी की बात की जाती है, तो जब भी डिस्पोजिशनल थ्योरी की बात आएगी, हु गिवन द डिस्पोजिशनल थ्योरी, दैट इज़ गिवन बाय अल्बर्ट। तो सेम थ्योरी है, बस खाली इसका नाम बदल गया है। तो देखते हैं, समझते हैं कॉमन ट्रेड क्या होता है। जैसे कि कॉमन ट्रेड में भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई ऐसा चीज़ जो सबके बीच कॉमन हो। देखिए सामान्य सिलगुड़ या कॉमन ट्रेट एक ऐसा सिलगुड़ या एक ऐसा ट्रेट है जो किसी एक समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं, और इन्हीं ट्रेट के आधार पर एक समाज या संस्कृति के लोगों की तुलना की जाती है। अंडरस्टूड है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी सोसाइटी है, उन सब में कोई ना कोई एक कॉमन ट्रेट होता है। ठीक है, अब जैसे कि भाई मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं ले सकता,
लेना भी नहीं चाहूँगा। अब जैसे कि मान लीजिए ए कोई कम्युनिटी है, बी कोई कम्युनिटी है, इनके अपने बिलीव्स होंगे, बिहेवियर होंगे, लाइफ टाइम इनके कुछ अपने बिलीव्स होंगे, बिहेवियर होंगे, ठीक है। तो ये जो इनका बिलीफ और बिहेवियर है, दोनों का जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो यही कॉमन ट्रेट में आता है। इंडिविजुअल ट्रेट में क्या होता है कि इंडिविजुअल ट्रेट, जिसको व्यक्तिगत सील गुण कहा जाता है, वो समाज के कुछ विशेष लोगों में ही पाए जाते हैं, या इसको कह सकते हैं कि वो ऐसा सील गुण जो कि केवल व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं। अब ठीक है, ए और बी कम्युनिटी में भले से कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे। और वो डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं दोस्तों? वो इंडिविजुअल, भाई हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, अलग है। तो इंडिविजुअल ट्रेड्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल ट्रेड है वो व्यक्ति विशेष तक सीमित है। तब जैसे कि मान लीजिए ए और बी का मैंने एग्जांपल लिया, भाई मान लीजिए कि ए वाले जो कम्युनिटी है वो बहुत एग्रेशन वाली लाइफ या उस तरीके से बिहेव करते हैं, जबकि ये बी वाले लविंग एंड हार्मनी वाले बिहेवियर से उनके बीच कॉमन होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल ट्रेट होगा कि कोई भी ए वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ए की कम्युनिटी वाला, जो कि लविंग और हार्मनी को मानता हो, या इससे भी हटके कोई ऐसी विशेष गुण हो जो कि व्यक्ति में पाई जाती हो, ठीक है। अब जैसे कि ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब जैसे आप किसी भी कम्युनिटी आप अपने आसपास देखेंगे, ठीक है, किसी भी रिलीजन में, ठीक है, एक ही रिलीजन के जो कॉमन बिलीव्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उससे पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति दूसरे टाइप का व्यवहार रख सकता है और उसको फॉलो भी कर सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर मैं विचार के आधार पर नहीं कहूँगा, मतलब ये उसका एक व्यवहार करने का जो एक तरीका है, एक शैली है, स्टेबल परमानेंट बिहेवियर होता है, उसी को इंडिविजुअल ट्रेट कहा गया, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल ट्रेट जो था, इसको अल्बर्ट ने इंडिविजुअल या पर्सनल ट्रेट, इसको अल्बर्ट जी ने 3 भागों में बांटा। पहला बताया कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा बताया इन्होंने सेंट्रल ट्रेट्स, तीसरा बताया इन्होंने कि सेकेंडरी ट्रेट्स। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ क्या है, जल्दबाजी में ऐसा लिखना पड़ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे इतना बुरा भी नहीं लिखा हूँ, सुनने प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर होगा ही, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कार्डिनल ट्रेट होता है, कार्डिनल ट्रेट का मतलब ये होता है कि जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस तरीके की जो भी पर्सनालिटी होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो व्यक्ति में इतने ज़्यादा एक्टिव होते, इतने ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, व्यक्ति अगर उससे छिपाना चाहे, अगर दबाना चाहे तो भी वो दब नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता वाली बात, ठीक है। सभी व्यक्तियों में सील गुण नहीं पाए जाते, ठीक है, सभी व्यक्तियों में सील गुण नहीं पाए जाते, ये लगभग कुछ लोगों में ही पाया जाता है। और इसी कार्डिनल ट्रेट की वजह से व्यक्ति बहुत चर्चित भी हो जाता है, ठीक है। ये सब में नहीं पाया जाता और ये बहुत प्रबल होता है, ठीक है, बहुत हाईली होता है। अब जैसे कि इसकी वजह से व्यक्ति बहुत चर्चित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, वो किस लिए पॉपुलर हैं? सत्य, अहिंसा, ठीक है, ये इनका है। अब यहाँ पर मैं मदर टेरेसा जी की बात करूँ, ठीक है, मदर टेरेसा जी, अब उनका क्या हो गया ट्रेट, ठीक है, उनमें दया, ममता, ठीक है, सहानुभूति, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपकी मदर टेरेसा जी के अंदर की ट्रेड्स हो गई, ठीक है। और दया, सेवा भाव और इन्हीं सब के बीच पूरी उनकी ज़िंदगी बीत गई, हमारी कौन सी, मदर टेरेसा जी की। देखिए जो सेंट्रल ट्रेट होता है, ठीक है, सेंट्रल ट्रेट जिसको बोला जाता है, या इसको केंद्रीय सील गुण या प्रवृत्तियाँ भी बोला जाता है, सेंट्रल ट्रेट को अल्बर्ट ने बताया, इट इज़ नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। और ये लगभग सब में पाया जाता है और ये हर किसी में 5-10 की संख्या में होता है। अब यहाँ से 5-10 की संख्या में जैसे कि क्या होगा कि मतलब भाई हर व्यक्ति क्या होगा कि वो, ठीक है, सोशल होगा और हर व्यक्ति का अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कोई व्यक्ति चीयरफुल होगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति के अंदर 5-10 की संख्या में पाया जाता है और इसी को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी भी बोला जाता है, जिसको सेंट्रल ट्रेट भी बोला जाता है। फिर आता है तीसरा नंबर पे, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेट का जो तीसरा पार्ट है वो है आपका सेकेंडरी ट्रेट्स, दैट इज सेकेंडरी ट्रेट्स। अब ये क्या है?
सेकेंडरी ट्रेट का एक तरीके से कहें कि इनका पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है उससे बहुत ज़्यादा खास नहीं प्रभाव पड़ता। इसमें जो व्यक्ति के आउटलुक हो गया, जैसे उसका कह सकते हैं जो कि उसका स्टाइल है, ठीक है, उसका पहनावा है या उसकी हेयर स्टाइल है, ठीक है, और उसकी खाने की आदतें किस किस तरीके की हैं। तो इस तरीके की भी जितनी जब भी चीज़ें आती हैं, मतलब ऊपरी व्यक्ति के ऊपर के, ठीक है, ऊपर से देखने में व्यक्ति कैसा है, एक तरीके से लुक की बात करें, एक तरीके से वो देखने में कैसा है, उसकी हाइजेनिटी कैसी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में हो गई दोस्तों, आपकी सेकेंडरी ट्रेट में। तो वैसे ये जो सेकेंडरी ट्रेट है इसका कोई व्यवहार के ऊपर ट्रेट के ऊपर या पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मेन होता है आपका इंडिविजुअल ट्रेट में सेंट्रल ट्रेट और कार्डिनल ट्रेट। सेंट्रल एंड कार्डिनल क्या था, जैसे महात्मा गांधी जी वगैरह हो गए, और सेंट्रल ट्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी जो कि 5 की 10 की संख्या में होता है, और ये सब में होता है। और अल्पोर्ट्स पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी क्या है कि द थ्योरी दैट इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशन, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशन, ठीक है, आर की टू अंडरस्टैंडिंग द यूनिकनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हिज और बिहेवियर। तो अल्पर्ट कहते हैं कि अल्पर्ट की जो थ्योरी है पर्सनैलिटी ट्रेट है पर्सनल डिस्पोजिशन की, ये एक तरीके की चाबी है या एक तरीके का की है कि हम किसी भी व्यक्ति के यूनिकनेस को और उसकी कंसिस्टेंसी को, ठीक है, किस तरह की कंसिस्टेंसी, उसके व्यवहार की कंसिस्टेंसी को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। और आगे इन्होंने कहा कि ट्रेड्स आर रिगार्डेड एज डायनेमिक फोर्सेस दैट इंटरैक्ट विच ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन ऑन रिएक्शन दैट डिफाइन द सेल्फ, ठीक है। ये यहाँ तक इनका कंप्लीट है। तो कहते हैं ये कि ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स एक तरीके के डायनामिक फोर्स होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं किस तरीके से, एनवायरनमेंट और जो भी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन और किस तरीके से वो सिचुएशन में रिएक्शन कर सकता है इसके इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर देखिए जॉर्डन डब्ल्यू अल्पोर्ट का यहाँ पर नोटेशन भी दिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी थ्योरी जॉर्डन जी अल्पोर्ट की। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेमंड बी कैटल्स ट्रेड थ्योरी, यानी कि आर बी कैटल ने एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स की बात की थी। तो इनकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बातें ये हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो एक तरीके से फैक्टर एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल थ्योरीज पर बेस्ड है। इन्होंने क्या किया कि जो अल्बर्ट ने, ठीक है, जी.डी. अल्बर्ट ने 17,953 ट्रेड्स इन्होंने फाइंड करे। किसने? जी.डी. अल्बर्ट जी ने। इन्होंने क्या किया कि इसका फैक्टर एनालिसिस किया। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली फैक्टर एनालिसिस एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कि कई सारे फैक्टर्स में से उसको, यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, फैक्टर एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसको एनालाइज करके कुछ छोटे में लेकर आता है, एक तरीके से यही समझिए, ठीक है, सबसेट्स बनाता है वो, ठीक है, लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो क्या किया कि इन्होंने 17,953 का फैक्टर एनालिसिस किया, तो इन्होंने 160 ट्रेड्स फाइंड किए। फिर इन्होंने क्या किया कि 160 में 11 ट्रेड्स इन्होंने अपने तरीके से जोड़े। फिर अब जो यहाँ पर टोटल ओवरऑल ट्रेड की संख्या आई वो आई 171। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर इसी को फिर से रिफैक्टर एनालिसिस किया, तो ओवरऑल उन्होंने ये पाया कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो हैं ओनली 35, केवल 35 की संख्या में सील गुण की संख्या होती है, ठीक है। अब इन्हीं 35 को इन्होंने अलग अलग, ठीक है, सेपरेट कंडीशंस में बांटा, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि ये बात करते हैं सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड की। तो देखते हैं सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड क्या होता है। देखिए इसको हम लोग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ लिखते हैं सरफेस, दूसरी तरफ लिखते हैं सोर्स, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे कि क्या होता है कि जो सरफेस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, ऊपरी क्या हो गया, जैसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कैटल के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटल, सतही सीलगुड़ या जो सरफेस ट्रेट है व्यक्ति के सरफेस की परिधि पर स्थित होते हैं। व्यक्ति के ये जो सरफेस क्वालिटीज़ होती हैं वह रेगुलर लाइफ में वो चीज़ झलकती है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, सरफेस ट्रेट मतलब कोई भी व्यक्ति चीयरफुल हो सकता है, आपके जो नॉलेज में हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमेशा मस्त मौला टाइप का, ठीक है, हो,
और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑल्ट्रिस्टिक नेचर के होंगे, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी भावना के, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी जानकारी में जो कि बहुत सत्य, इंटेग्रिटी को फॉलो करने वाले लोग होंगे, ठीक है, इंटेग्रिटी को, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कि, ठीक है, अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने सम्मान को लेकर, अपने प्रेस्टीज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीयरफुलनेस हुआ, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हुआ, या इंटेग्रिटी हो गई, प्रेस्टीज हुआ, एक तरीके से क्या है, मतलब ये व्यक्ति के हर दिन के व्यवहार में झलकते हैं। लेकिन सोर्स ट्रेट के साथ क्या दिक्कत है कि सोर्स ट्रेट क्या है कि इसको सिंपल में, मतलब ये मैं अपनी भाषा में कहूँगा कि एक तरीके से कहें कि कलेक्शन ऑफ सरफेस ट्रेट्स होता है, ठीक है। जैसे कैटल कहते हैं ना कि ये जो आपके सतही सील गुण होते हैं वो तो संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं उसकी संख्या काफ़ी कम होती है। होता क्या है इसमें कि जो आपके सोर्स ट्रेट होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, ठीक है। और साथ साथ ये भी है कि जब कई सारे सरफेस ट्रेट मिलते हैं तब जाकर एक सोर्स ट्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक हम फ्रेंडलीनेस, ठीक है, बहुत लोग होता है ना वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है सुन के, तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस क्या है, अब आपको यहाँ पर एक मित्र, अब फ्रेंडलीनेस क्या है, एक व्यवहार का कलेक्शन है भाई। आप किसी को फ्रेंड कब कहेंगे, ठीक है, उसके अंदर कम्युनिटी के भाव हो, ठीक है, वो बहुत कम्युनल बिहेव करता हो, उसके अंदर निस्वार्थता हो, ठीक है, अनसेल्फिशनेस हो, ठीक है, प्लस उसमें ह्यूमर हो, ठीक है, प्लस वो रिश्तों की मर्यादा को या रिश्तों को समझने वाला। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, अब जब इसको आप इंडिविजुअल बनेंगे, ठीक है, कम्युनिटी को फॉलो करने वाला, ठीक है, निस्वार्थ होना, ठीक है, हास्यप्रद होना या ह्यूमर वाला, तो यहाँ पर ये सब क्या हो गया, ये सब आपके सरफेस ट्रेट। लेकिन जब इन सबको मिला दिया गया तो ये आपके क्या हो गए, फ्रेंडलीनेस हो गए। तो यहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस है दोस्तों वो है आपका सोर्स ट्रेट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो इन्हीं सोर्स ट्रेट को कैटल ने जो 35 फाइंड किए थे उसमें इसमें सोर्स ट्रेट में इंक्लूड किए। अब इन 35 में उन्होंने ये बताया कि जो 35 ट्रेट हैं वो 23 सामान्य लोगों में पाए जाते हैं, प्लस 12 ऐसे जो कि एबनॉर्मल लोगों में पाए जाते हैं। 23 सामान्य लोगों में और 12 एबनॉर्मल लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे इसको फिर से जो 23 फैक्टर हैं इन्होंने फिर से इसको रीफैक्टर एनालिसिस किया, यानी कि फिर से 23 का फैक्टर एनालिसिस किया। इन्होंने फिर पाया कि ओवरऑल 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो यही ट्रेड थ्योरी में जो तीसरी थ्योरी है वो नियो पाई आर क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे मैक्रे एंड कोस्टा और होगान 1983, नॉलर लॉ एंड कॉमरे COMREY। तो इन लोगों ने क्या कहा कि मतलब जितने सारे सील गुण हैं या ट्रेट्स हैं वो सब तो ठीक हैं, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होती है। और इन लोगों ने इसको नाम दिया OCN करके, मतलब ये इसी नाम से जाना जाता है, ओशियन करके, अगर आप याद करना चाहें। तो इन्होंने बताया कि इन लोगों ने बताया कि मुख्य रूप से 5 सील गुण ऐसे होते हैं जो कि जिस पर व्यक्ति खरा उतरता है या जो कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। पहला है ओपननेस। दूसरा है आपका कॉन्साइंसियसनेस, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सट्रोवर्जन, फिर आता है आपका एग्रीएबलनेस, तीसरा है लास्ट है आपका न्यूरोटिसिज्म। अब देखिए एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या है ये ओपननेस, क्या है कॉन्सियसनेस, क्या है। तो एक और ख़ास बात इसमें बताई गई है कि जो 5 ट्रेड बताए गए हैं नियो पाई आर में ये बाइपोलर नेचर के होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ओपन हो सकता है, कोई ओपन टू कल्चर हो सकता है, तो कोई बहुत कंजर्वेटिव भी हो सकता है। तो समझते हैं कि ओपननेस क्या होता है। देखिए व्यक्तित्व का जो ये एस्पेक्ट है इसमें एक छोर पर व्यक्ति का व्यवहार बहुत सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है, क्रिएटिव हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ठीक है, भद्रता मतलब बहुत ही शालीन
व्यक्तित्व का हो सकता है। दूसरी तरफ जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसमें क्या हो सकता है कि वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो व्यक्ति, मतलब जिसको संवेदनशीलता की समझ ना हो, ठीक है, बहुत कंजर्वेटिव का हो और बहुत ही असभ्य टाइप का व्यक्तित्व हो या व्यवहार हो, तो ये सब कुछ ओपननेस में आता है आपका, ठीक है। फिर दूसरा है आपका कॉन्साइंसियसनेस। कॉन्साइंसियसनेस को हिंदी में कहते हैं कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा का मतलब ये होता है ना कि जैसे एक तरफ व्यक्ति क्या होगा कि ठीक है बता रहे हैं, ये हो गया, मान लेते हैं कि ये दो आयाम हो गए, बीच में ये नॉर्मल वाली स्थिति हो गई, तो जो कॉन्साइंसियसनेस वाले होंगे, कर्तव्य निष्ठता वाले होंगे, एक तरफ तो व्यक्ति जो है वो बहुत अनुशासित होगा, ठीक है, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, सावधान और सोच समझकर विचार करने वाले, और गुणों या लक्षणों जो भी ट्रेड्स उसके अंदर होते हैं वो उसकी अभिव्यक्ति करता है। जबकि जो दूसरे आयाम पर होगा कर्तव्य निष्ठता के, उसमें बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और चीज़ों में बहुत असावधानी रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने वाला, और जब भी कुछ जिम्मेदारी मिले तो आधे मन से काम करना, या ये सोचना कि मतलब बने रहो पगला काम करेगा अगला टाइप का विचार रखना। तो ये सब चीज़ें कॉन्साइंसनेस के दो आयाम होते हैं। फिर होता है आपका ई, जो मैंने तीसरा बताया आपको, एक्स्ट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्जन कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं एक्स्ट्रावर्जन लिखा होगा। तो एक्स्ट्रोवर्जन का मतलब जैसे क्या हो गया ना कि अभी इसमें भी देखिए दो आयाम बटे होंगे, जितने हैं सब में एक तरफ क्या होता है कि जो पहली तरफ होगा सच में जो एक्स्ट्रोवर्जन की तरफ होगा वो सोशल नेचर का होगा, है ना, ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस मतलब मजाकिया, ठीक है, लवेबल होगा, लविंग नेचर का होगा, ठीक है, और बहुत ही टॉकेटिव नेचर का होगा, लोगों से रिश्ते बनाकर रखने वाला होगा। जबकि जो दूसरी तरफ का व्यक्ति होगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही पेशेंस रखने वाला इंसान, ठीक है, सीरियस इंसान, ठीक है, बहुत शांत और सचेत जैसे लक्षण, मतलब एक्सट्रोवर्ट और दूसरी साइड इंट्रोवर्ट, ये हो गया। फिर चौथा है आपका OCEAN, एग्रीएबलनेस। अब यहाँ पर एग्रीएबलनेस क्या है? एग्रीएबलनेस का हिंदी में कहते हैं इसको कि ये सहमति जन्यता। सहमति जन्यता, इसकी हिंदी कितनी भारी भरकम होती है ना मनोविज्ञान की, सहमति जन्यता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एग्रीएबलनेस का मतलब होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा आयाम जिसमें एक छोर पर व्यक्ति बहुत कोऑपरेटिव नेचर का हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने वाले नेचर का हो, सीधा साधा और उत्तम प्रकृति जैसे गुण या लक्षणों का अभिव्यक्ति करता है। जबकि एग्रीएबलनेस के दूसरे छोर पर जो व्यक्ति होगा वो बिल्कुल अनकोऑपरेटिव नेचर का होगा, मतलब बिल्कुल भी सहयोग करने वाले नेचर का नहीं होगा, बहुत इरिटेटिव नेचर का होगा, ठीक है, और साथ साथ बहुत जिद्दी नेचर का हो सकता है, और बेरहमी, ठीक है, दूसरों के ऊपर मतलब क्या हो गया कि मतलब वो इंसान कभी जल्दी किसी के ऊपर एग्री करेगा ही नहीं। और जिसके अंदर एग्रीएबलनेस जाते हो कि भाई वो बहुत हर चीज़ में बहुत कोऑपरेटिव करेगा, आप कोई काम करेंगे आप उसके साथ करेंगे एग्रीएबल वाले के साथ, तो आपको उस काम में वो सपोर्ट करेगा, ना कि हर बात पे वो आपको टोक टोक मचाए, है ना। तो ये हो सकता है। फिर आपका लास्ट आता है दैट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म ये क्या चीज़ है? न्यूरोटिसिज्म को समझते हैं। देखिए एक छोर पर क्या होगा इसमें, हाँ एक छोर पर इसमें क्या हो सकता है कि मनस्तापी इसको कहते हैं हिंदी में। जो न्यूरोटिसिज्म एस्पेक्ट होता है इसके एक छोर पर व्यक्ति कभी कभी संवेगात्मक शांति, संतुलन और रोगभ्रमी विचारों से रहित होता है। मतलब इस तरीके का व्यक्ति जो होगा वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग, अपने इमोशन पर काबू करने वाला, ठीक है, और हर चीज़ को बहुत बैलेंस बनाकर चलने वाला, जैसे इमोशन भी हो उसके थॉट भी हो, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत शांत। और दूसरी चीज़ रोग भ्रमी विचारों से रहित होता है। रोग भ्रमी, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, रोग भ्रमी विचारों से भी रहित होता है। जबकि जो न्यूरोटिसिज्म के दूसरे स्टेज पर आएगा उसके साथ क्या दिक्कत होगी ना कि वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल असंवेगात्मक स्थिरता रहेगी नहीं, है ना, वो इमोशनल अनस्टेबल हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। साथ साथ उसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें क्या था कि मतलब वो उसका जो व्यवहार करने का या सोचने का तरीका होगा वो बिल्कुल अनबैलेंस तरीके का होगा। साथ साथ जो भी इसके अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाली चीज़ें होंगी, रोग भ्रम वाली चीज़ें होंगी, वो इसमें अधिकता में पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये थी पूरी थ्योरी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ट्रेड थ्योरी में मुख्य रूप से आपको अल्पर्ट की थ्योरी पढ़नी है, जैसे कॉमन ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड, रेमंड बी केटलमैन सरफेस एंड सोर्स ट्रेड, नियो पाईआर में ओशियन,
ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम लोग टाइप आज का वीडियो देखिए मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसका 6B बनाऊंगा तो टाइप थ्योरी डिस्कस करेंगे। टाइप थ्योरी आपका जिस आएगा तो उसमें हिपोक्रेट्स की थ्योरी, क्रेसमर की थ्योरी, सेल्डन्स क्लासिफिकेशन, यूंग क्लासिफिकेशन और आइजिंग क्लासिफिकेशन, ये सारा सब कुछ पढ़ना है। तो ये वाला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नियो पायर क्लासिफिकेशन या OCN पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए स्केल का निर्माण किया गया, वो मैक्रे एंड कोस्टा ने बनाया था। देखिए ये 2 टेस्ट बना था, पहले नियो पाई बना, फिर इसको रिवाइज कर दिया गया तो ये नियो पाई आर बना। किसने बनाया? मैक्रे एंड कोस्टा ने। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी कहानी की ट्रेड थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, किसकी थ्योरी पढ़ना है, किस थ्योरी में क्या है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आप अलग भी स्ट्रीम से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। करियर गाइडेंस के वीडियोज़ मैं टाइम पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चाहें तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कभी कभी करियर गाइडेंस आजकल बड़ा ही भ्रम वाला सिचुएशन चल रहा है, क्या करें क्या ना करें, सही टाइम पे सही जानकारी नहीं मिलती। इस चीज़ को ध्यान रखकर करियर गाइडेंस का भी सीरीज चलाया जा रहा है साइकोलॉजी विश्व चैनल की तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम यार रिंग बटन तो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले तो आपको वीडियो तुरंत मिल सके, है ना। और वैसे भी साइकोलॉजी तो हर किसी की ज़िंदगी में चलने वाली चीज़ है। साइकोलॉजी तो हर कोई सीख सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति को हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं बस वही पढ़े, ऐसा नहीं है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।